साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अपने YouTube चैनल पे एडू मंत्रा नीट पे। जैसा कि साथियों पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि मैं आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि मैं कंप्लीट नीट का सिलेबस जो है जूलॉजी का मैं कंप्लीट लेके आ रहा हूँ। अभी से मैं कोशिश करूँगा कि जब तक नीट है, नीट 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, तब तक मैं सिलेबस को समाप्त करने की, और जो भी मेरे साथीगण इस नीट एग्जाम में बैठने वाले हैं अगर उनको मतलब सिलेबस रिवाइज करना है, उनको इस छोटे छोटे वीडियो सीरीज के द्वारा, छोटे छोटे सीरीज के द्वारा, जो कि जिसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा समय का नहीं रहेगा, और ये कंप्लीट चैप्टर को हम लोग डिटेल्ड में कवर करते हुए PYQs के साथ में चलेंगे। तो उसी सीरीज का आज पहला लेक्चर मैं लेने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी हमसे परिचित होंगे, मेरा नाम साथियों शिवम कुमार है। मैं पिछले विगत 2 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। मैंने नीट, ICAR जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, और अभी मैं आप लोगों को जो है जूलॉजी का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने वाला हूं। तो साथियों आइए इस लेक्चर बिना समय गवाए हुए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आइए साथियों, जो हमारे इस सीरीज में अगर सबसे पहला चैप्टर कोई उठ के आता है तो उस चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा क्लास 11th लिविंग वर्ल्ड, लेक्चर नंबर पहला होगा ये। तो ये बायोलॉजी का, जैसे कि आपका 11th चैप्टर जैसे 11th क्लास जैसे शुरू होता है, तो साथियों 11th क्लास शुरू होते ही आप लोग के बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। और ये एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर में, या डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म करके यूनिट का नाम जो है डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म है। और इस डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म यूनिट के का जो मतलब अंतर्गत जो चैप्टर्स हैं, जैसे बायोलॉजिकल, ये लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है, उसका ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं बेसिक से शुरुआत करता हूं। तो बेसिक में मैंने लिखा है, सबसे पहला बात लिखा है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। साथियों मेरी हमेशा से बच्चों के लिए ये कोशिश रहती है कि बच्चे जो है ना, एकदम मैं ये मान के चलता हूं कि जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं और जो बच्चे हमसे सीखने के लिए आ रहे हैं उन्हें कुछ नहीं पता, मैं उन्हें उस लेवल से ले चलने की कोशिश करता हूं। तो साथियों सबसे पहले अगर हम अपनी बात हम शुरुआत करते हैं, चूंकि मेरे भी 11th क्लास के और स्पेशली नीट सेक्शन के यूट्यूब कैरियर का पहला वीडियो है, ठीक है। तो उस सिलसिले में अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे पहला सिलसिला जो शुरू करूंगा, पहला कैरियर मतलब नीट कैरियर का पहला वीडियो भी अगर शुरू करूंगा, तो सबसे पहले मैं उस विषय के बारे में बताऊंगा, उस सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिस सब्जेक्ट का नाम है बायोलॉजी। सबसे पहले हमको यह समझने की जरूरत है कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो मैंने लिखा द सब्जेक्ट विच डील लाइफ एंड ऑल लिविंग रिएक्शंस ऑफ लिविंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। मैंने तो इंग्लिश में जो बोलना था मैं बोल दिया, जो मैंने लिखा है मैंने बोल दिया। अब समझते हैं इसका इलाबोरेशन, थोड़ा सा अपडेटेड तरीके में इसका इलाबोरेशन समझते हैं कि क्या है। इसमें 2 वर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं। तो ये क्यों किए हैं, मैंने देखिए मार्क किया है 2 वर्ड, लाइफ और लिविंग रिएक्शन को। तो देखिए वैसा सब्जेक्ट, देखिए आप हर एक चीज के लिए अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जैसे जो लोग ह्यूमैनिटीज, यानी जो लोग समाज के बारे में, सामाजिक परिकल्पनाओं के बारे में, हमारे अपने ह्यूमन इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं, वो ह्यूमैनिटीज में पढ़ते हैं। उसको कहते हैं ह्यूमैनिटीज में भी आप हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट आते हैं। अब देखिए साइंस में भी डिपार्टमेंट बटा हुआ है। साइंस में भी कहा गया है कि भैया जो लोग केमिकल्स के बारे में बात करेंगे, भैया आप साइड हो जाइए, आप केमिस्ट्री में चले जाइए, वो सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो जाता है। जो लोग आपके नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में बात करेंगे, जो लोग नेचर को इलाबोरेट करेंगे, आप भैया फिजिक्स पढ़ लीजिए, आप फिजिक्स में चले जाइए, उसके स्टडी को फिजिक्स कहते हैं। और जो लोग
जीव और जैविक परिकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी लाइफ और लिविंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जैविक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। उस सब्जेक्ट को बोला गया है बायोलॉजी। तो यहां मैंने लिखा है कि वो सब्जेक्ट जो कि लाइफ यानी जीवन और लिविंग रिएक्शन और जीवन में चल रही हमारी जीवन के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे एक जीवित इंसान के अंदर या जीवित जीव के अंदर में चल रही जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितनी भी तरह की अभिक्रियाएं हैं, इन सबको मिला के कॉमन हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। इतना बात आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। चलिए, अब इस बायोलॉजी में मैं यहां पे लिखा नहीं हूं, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि बच्चे जो हैं 8 से ही साइंस को समझने लगते हैं कि ये मेरा फिजिक्स है, ये मेरा केमिस्ट्री है, ये मेरा बायोलॉजी है, ये मेरा जूलॉजी है, सब समझने लगते हैं। तो ये बात मुझे समझाने की अधिक आवश्यकता नहीं है कि बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग का नाम है जूलॉजी और दूसरा भाग का नाम है बोटनी। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी में आप जंतु के बारे में पढ़ते हैं, जंतु संबंधित बातों को करते हैं। बोटनी में आप लोग पौधे और पौधे से संबंधित चीजों के बारे में आप अध्ययन करते हैं। देखिए, अब सबसे बड़ा बात आता है, अभी तो यहां मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी इस चैप्टर को शुरू करते हुए एक बड़ी सुंदर बात कही है। अब आप लोगों को ठेठ में मैं पढ़ाना अब शुरू करता हूं। बड़ी सुंदर बात कही है एनसीईआरटी ने। अब देखो भाई, अल्टीमेट हम तो भाई ज्ञानी बाबा तो है नहीं, हम पीएचडी स्कॉलर पीएचडी किए तो है नहीं, रिसर्च किए हैं नहीं। हाँ, इतना है कि मुझे एनसीईआरटी का नॉलेज थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं, एक अच्छे लेवल के, जितने लेवल की एक बच्चे को चाहिए उस लेवल की मुझे लगता है कि मुझे एनसीईआरटी पता है। तो अगर मुझे एनसीईआरटी पता है तो मुझे ये बात अच्छे से पता है कि एनसीईआरटी का रिलेवेंसी कहां है। और अगर आप लोगों को याद होगा तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने एनसीईआरटी के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन किया था कि कैसे आपके एग्जाम में नीट हो, आईसीआर हो, एम्स हो, जिपमर हो, या तरह तरह के जितने भी नर्सिंग एग्जाम हो या किसी भी तरह की कोई भी एग्जाम्स हैं, उसमें जो है आप लोगों को एनसीईआरटी के से ही घुमा घुमा के सवाल पूछे जाते हैं। बच्चों, मैं इतना आप लोग को और एक बात बता दे रहा हूं, मैं रिसेंटली जो है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की भी तैयारियां कर रहा हूं, और आप लोगों को ताजुब होगा जान के कि उसमें भी कुछ नहीं है, एडवांस कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को एडवांस कर रहा है, एनसीईआरटी का ही अपडेटेड रूप। तो हम लोग को एनसीईआरटी को बहुत ही कोर तरीके से लेके चलना होगा और बहुत ही अच्छे से समझना होगा हम लोग को एनसीईआरटी का, कि एनसीईआरटी अपने शब्दों में क्या क्या कह रहे हैं। तो एनसीईआरटी जब इस चैप्टर का शुरुआत करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले अगर कोई बात कहता है तो कहता है, साफ एकदम ठेठ में समझिए, सबसे पहला बात कहता है कि देखिए भैया, इस धरती पे 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक स्पीसीज जो हैं अभी तक खोजे जा चुके हैं। अब ठेठ में समझिए, माने इस धरती पे, माने इस जमीन पे, धरती माता पे अगर हम बात करें ओवरऑल, तो धरती माता पर 17 लाख से लेके 18 लाख जीवों का वर्गीकरण अभी तक हो चुका है। यानी 17 लाख से लेके 18 लाख तक जीव अभी तक खोजे जा चुके हैं, यानी उनके बारे में पता लगाया जा चुका है, उनके बारे में पढ़ा जा चुका है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। सब जीवों को तो हम एक तरह के कैटेगरी में नहीं रखते। अब मान लीजिए कि कोई हाथी है, कोई खरगोश है, कोई चूहा है, कोई बिल्ली है, कोई आदमी है, कोई आदमियों से छोटा है, कोई चूहों से छोटा जीव है, कीट पतंग है, टिड्डा है, कॉकरोच है जिससे लड़कियां बार बार डर जाती है। अब कॉकरोच दिखा दो, उरी मैया क्या, अरे मैं क्लास में बैठा था, नॉर्मली एगो कॉकरोच निकल गया, सारी लड़कियां भाग गई। मुझे लगा कि अरे भूकंप आ गया क्या, मैं देख रहा कॉकरोच था। कॉकरोच से डर जाती है। वो कॉकरोचों का एक अलग क्लासिफिकेशन है, कॉकरोचों का एक अलग स्टडी होता है, उसका भी एक अलग तरीके से स्टडी किया जाता है। कॉकरोच का भी, कॉकरोच के मैकेनिज्म का भी आपके एनिमल किंगडम में दिया हुआ है कॉकरोच का स्टडी, टिश्यू चैप्टर में दिया हुआ है, कॉकरोच के बारे में पढ़िए। हालांकि अब तो शायद एनसीईआरटी हटा दिया, मैं इस पे भी डिटेल करूंगा कि एनसीईआरटी क्या क्या हटाया है और क्या क्या अभी रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हटा दिया है। लेकिन हम लोग के समय में जब हमने दिया था 18-19 की मैं बात बता रहा हूं, 2018-19 की, उस समय कॉकरोच पढ़ना था।
ठीक है, तो कॉकरोचों का अलग तरीके। अब देखो कुछ होते हैं कॉकरोचों से छोटा होते हैं, जैसे मच्छर। मर्डर किया जाता है मच्छर का, लॉ से बैठा मार दिए मर गया, कुछ नहीं होता है, वो एकदम छोटा होता है, हमारे हाथ से मर जाता है। ठीक है, अरे और ऊपर जाते हैं, मच्छरों से छोट होता है सब, मच्छर से भी छोट होता है, हमारे आंख से नहीं दिखेगा, उसके लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, मच्छर से भी छोटा। तो इस तरह तरह की चीज को अब देखिए हम लाइन से नाम रख दिए। अच्छा ये बताइए कि आज से अगर 100 साल पहले की कल्पना कर ले, आज से 100 साल पहले की, सॉरी आज से लगभग मैंने बात करें ना कि ईसा मसीह के यानी 500 बीसी के अराउंड में या 600 बीसी के अराउंड में, और उस समय से लेके 1400 ईस्वी तक की बात करें, जिस समय बायोलॉजी उतना इवॉल्व नहीं था, इवन साइंस भी उतना इवॉल्व नहीं था, उस समय की मैं बात करता हूं। कोई कॉकरोच देख लेता होगा तो क्या होता होगा। अच्छा ठीक है, उस समय लड़कियां इतने नखरेबाज नहीं थी, हम मानते हैं, लड़का भी एकदम सिंपल रहता था, सब मान लेते हैं, ठीक है चलिए। लेकिन उस समय लोग देखता होगा तो क्या कहता होगा, उसका नाम कॉकरोच रखता होगा, अपने भाषा में अलग अलग नाम रखता होगा। जैसे आज भी देखिए हम कुछ नहीं जान पाते हैं, हमारे अंदर देखिए इंसान जो है ना, इंसान बहुत बहुत मजा हुआ खिलाड़ी है। तो इंसान जो है ना, आज भी हम कोनो नया चीज देखते हैं ना तो उसका एक अपना तरीके से नया नाम रख देते हैं। ठीक है, उसी तरह से उस समय जो लोग थे ना, अपने तरीके से अपना नया नाम रख दिए। अब इसमें एक और अरस्तु चाचा आए थे, ये चाचा देख लो, इस चाचा के लिए मेरे दिल से रिस्पेक्ट है, और अरस्तु चाचा के लिए दिल से रिस्पेक्ट है। ये एक अकेला बंदा है जो पता नहीं कितना खिताब लेकर बैठा है अपने सर पे, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ इकोनॉमिक साइंस, फादर ऑफ एनिमल बायोलॉजी, माने इतना खिताब लिया है ये अपने सर पे, मतलब इतना फादर है ही। समझो ना कि माने उस समय पे कोई ये बात कह देता था ना कि हाँ फलाना जीव का नाम फलाना चीज है, तो उस समय बड़ा कंट्राडिक्शन होता था, तुम कैसे कह दिया भाई इस जीव का नाम ये है, काहे कहेगा तू अपना साथ। तो ये सुनो ना, ये बड़ा सिंपल, भगवान को ही मानने वाले थे, अपने धर्म पे बड़ी विश्वास रखते थे, और रखना भी चाहिए। तुम कितनों साइंस पढ़ लेगा, धर्म से आगे नहीं होगा, ये बात तुम लिखित ले लेना। आजकल के छोटे छोटे बच्चों में, माने जो अभी साइंस का एस नहीं जान रहे हैं, उनके में बड़ा प्रयंतारा, बड़ी धर्म, अरे साइंस नहीं पढ़े, धर्म क्या चीज है भाई, धर्म से आगे है साइंस, साइंस ने ये बताया, साइंस ने वो बताया। अरे भाई पढ़ना बढ़िया से धर्म को, जो तुम सोच रहे हो उससे तुमसे कितना साल पहले धर्म, तुम्हारे बाबा के बाबा नहीं आए होंगे उस समय धर्म लिख के बैठा है, और तुम पगला रहे हो। तो नहीं, हम लोग लिमिट, तो अपने लिमिट में ही इंसान को रहना चाहिए। तो अब देखिए इसमें अरस्तु जो है ना, बहुत धार्मिक आदमी थे, बहुत तार्किक आदमी नहीं थे, लेकिन बहुत धार्मिक आदमी थे। अब देखिए उस समय जो है ना, उस समय आप लोगों को जॉन बता दीजिएगा ना, माने एक नहीं होता है कि हाँ गांव में चोटी कटवा का कॉन्सेप्ट आया था, सुने थे चोटी कटवा का, एगो औरतिया बैठ के कह दे रही थी हाँ हई फलानवा का चोटी कटा गया, तो रात में सब अपना अपना चोटी बांध के बैठता था, दादा चोटी कटवाएगा, हमारा चोटी कट के लेके चल जाएगा। तो उससे क्या होता था, चारों तरफ गांव में कंट्राडिक्शन फैल जाता था कि चोटी कटवाया है, चोटी कटवाया है, चोटी कटवाया है। ठीक है, उसी तरह से अरस्तु के समय में क्या था, साइंस को मानने वाले कुछ नहीं थे। अरस्तु क्या करते थे, नॉर्मल साइंस का चमत्कार दिखा देते थे, कहते थे देखो तुम अगर गलती करोगे ना तो भगवान तुमको ऐसे ही सजा देगा, तुमको कीड़ा बना कर पैदा करेगा। ठीक है, अरस्तु का क्लासिफिकेशन जो है, आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अरस्तु का क्लासिफिकेशन जो है बहुत हद तक तो इसी मॉडल के हिसाब से घूमता है कि प्लांट और एनिमल को कोई सेम इसी मॉडल पे घूमता है। लेकिन अब देखो इस चैप्टर में एक बड़ा सुंदर नाम आया है अर्नेस्ट मेयर का। जब आप लोग एनसीईआरटी खोलिएगा ना, एनसीईआरटी का जब एनिमल डाइवर्सिटी शुरू हो रहा है, उसके पहले पन्ना पे इनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। भाई साहब माने अजब लेवल का साइंटिस्ट है ये आदमी, अजब लेवल का आदमी है ये। माने ये ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए ना कि माने पगला जाओगे सुनोगे तो, माने इतना खतरनाक लेवल का कॉन्सेप्ट दिए हैं। अब आते हैं जरा लौट के इस पे, सबसे पहले समझते हैं चैप्टर का मतलब क्या है। तो देखो उस समय से हम इतना चिल्ला लिए, अभी तक तो आप लोग इतना जरूर समझ गए होंगे कि चैप्टर का मतलब क्या है, लिविंग अ वर्ल्ड। लिविंग अभी समझा दिए इतना अच्छा से। लिविंग का मतलब होता है लाइफ, जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर जान है। जान प्राण माने दूसर जान प्राण मत समझना,
ई जान प्राण मतलब होता है इंसान के अंदर जो जान प्राण होता है ना, ई जान प्राण है, दूसरा जान प्राण मत समझना सब। हाँ चलो, है लिविंग हो गया। हाई वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब हम लोग क्या कहते हैं, संसार। लेकिन वहां यहाँ एगो तुम लोग का एनसीईआरटी का वर्ड की यूज किए हैं हम, डाइवर्सिटी। यहां से कंफ्यूज मत होना सब, यहाँ डाइवर्सिटी यूज किए हैं। जान प्राण का मतलब देखो, जान प्राण का मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा जो मैकेनिज्म है, तुम्हारा बॉडी जिस पे फिट बैठ रहा है, उसको जान प्राण कहते हैं। ठीक है, कौन कौन अलगे अलगे भाषा ले लेता है कि जान प्राण का मतलब कुछ और ही होता है, समझे। अच्छा चलो अब वर्ल्ड पे आते हैं। तो वर्ल्ड का डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो भारत का तुम संविधानों पढ़ेगा ना, तो पढ़ेगा इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। क्या है डाइवर्स में? देख भाई, हमको तो गर्व है अपने भारतीय होने का, अब पूरा अच्छा से गर्व है, ठीक है, पूरा गर्व है, ठीक है। तो अब डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? तो हमको अपने भारत देश पे गर्व होने का सबसे एगो माने फेमस पॉइंट बोले ना, तो ये डाइवर्सिटी है। एगो हमारे भारतीय ऐसा देश है जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के मानने वाले लोग एक जगह रहते हैं और आपस में मिलजुल के रहते हैं। हम अगर हमारे ऊपर आज संकट आ जाए तो हम सारे धर्म के लोग आज आपसी झगड़े को बुला के, आपसी मतभेद को बुला के हम अपने लेवल पे एक होकर लड़ते हैं। उसी तरह से डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जहां केचुआ, कॉकरोच, अमीबा, इंसान, उसके बाद हाथी, दुनिया का कितना बड़ा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म ले लो, कितना बड़ा से बड़ा ले लो, चाहे कितना छोटा से छोटा ले लो, जहां पे सब मिलके एक साथ रहते हैं, उसको कहते हैं डाइवर्सिटी। ठीक, तो यहां से लिविंग वर्ल्ड का समझ में आ गया। अब देखो यहां से एक और बात रिलेट करना कि इस चैप्टर का नाम डाइवर्सिटी क्यों है। बहुत इस यूनिट का, भले इस चैप्टर का नाम लिविंग वर्ल्ड है, लेकिन इस यूनिट का नाम जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स लिखा है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है। तो डाइवर्सिटी काहे हुआ लिखा है ये समझ लेना सब। काहे कि 17 से 18 लाख स्पेसीज नॉर्मल बात नहीं है बाबू। 5 गो स्पेसीज का अध्ययन करने के लिए तुमको दे दें, अब तनिष्क बता दे, हल्का सा हिंट्स देते हैं, ठीक है। 16,775 सांपे को प्रजाति है, पढ़ेगा सब उतना? नहीं पढ़ेगा सब भाई साहब, इतना आसान काम नहीं है। इतना आसान रहता ना तो बहुत समय लगा, एक मतलब इसको इवोल्यूशन होने में बहुत समय लगा है, ठीक है। और इस पे बहुत लोगों ने अपना रिसर्च दिया है, बहुत लोगों ने अपने सब कुछ, मतलब इस पे बोल सकते हो ना कि अपना लाइफ का एक समय बर्बाद किया है इस पे, तब जाके ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ठीक है। आइए आते हैं लौट के टॉपिक पे। एक कंप्लीट स्टडी ऑफ सेवरल ऑर्गेनिजम्स, लाइफ एंड देयर डाइवर्सिटी, यानी इसका मतलब लिखे हैं, लिविंग वर्ल्ड का मतलब जो होता है वो होता है एक कंप्लीट स्टडी ऑफ। यहां पे हम कंप्लीट स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के डाइवर्सिटी को, ऑर्गेनिज्म और उनके डाइवर्सिटी को, कितनी उनकी डाइवर्सिटियां हैं, वो इसका कंप्लीट स्टडी इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग करते हैं। चलो यहां तक तो बात ओके ओके है, बहुत बढ़िया। चलिए भैया अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग। चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग, लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है क्या है? ए ऑर्गेनिज्म विच हैव लाइफ एंड डू सेवरल लिविंग रिएक्शन इज नोन एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलो हटाओ इस बात को, चलो मान लिए तो मैंने लिखने का काम है, हम लिख दिए, अब आते हैं समझते हैं। अच्छा एगो बात बताओ, सूरज भगवान नेचुरल सोर्स है कि नहीं है? बिल्कुल है। चंदा मामा है कि नहीं है? चंदा मामा दूर के पुआ पकाए गुड़ के, हाँ, तो चंदा मामा भी अच्छा सोर्स है नेचर के। अच्छा चंदा मामा लिविंग है? नहीं है। सूरज भगवान लिविंग है? नहीं है। तारा को देखते हो, अब कोनो तारा मैया मत बोल देना, उनको मैया नहीं कहा जाता, तारा कहा जाता। तारा को देखते हो, तारा, स्टार्स, अच्छा वो भी तो नेचरे ना बनाया है, वो भी तो प्रकृति ना बनाया है, हम लोग तो नहीं बना दिए। ऐसा तो नहीं है कि हम धरती से एगो तारा छोड़ दिए वो आसमान में चल गया है, नहीं ना ऐसा, उसको भी नेचर बनाया है। वो लिविंग है? नहीं है। अच्छा हम लोग काहे लिविंग है? हम लोग को भी भगवान बनाया, उन लोग को भी भगवान बनाया है, हम लोग को भी भगवान बनाया है, तो हम लोग काहे लिविंग है, वो लोग काहे लिविंग नहीं है? इसका जवाब है कि सिर्फ नेचर के द्वारा बनाया जाना ही लिविंग का क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ नेचर के द्वारा बनाया जाना ही लिविंग के बात को फुलफिल नहीं करता है। आपको नेचर के साथ साथ आपको जो है प्रकृति निर्मित के साथ साथ आपके अंदर कुछ और भी बहुत ऐसी बारीक चीजें हैं जो आपके अंदर होना चाहिए, तब आप लिविंग माने जाएंगे। क्या होना चाहिए मेरे भाई? तो ये होना चाहिए, पहला चीज तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? तो पहला चीज आपके अंदर लिविंग रिएक्शन होना चाहिए। अब
बहुत बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होगा, हमको कमेंट करेगा, कले होके अगर हम वीडियो डालते हैं कमेंट करेगा, भैया सबसे पहले बताइए तो लिविंग रिएक्शन उस समय से चिल्ला रहे हैं लिविंग रिएक्शन, ये क्या है? बताते हैं, सुनो समझो, बताते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं। बाबू खाना खाते हो? खाना, हाँ खाना खाए, मुंह से खाना गया मुंह से, उसके बाद सुनते हो ना कि जितना खाना खाओगे उतना ही बॉडी में ताकत आएगा। काची का ताकत आता है? कहाँ से ताकत आता है? कभी सोचे हो ताकत कहाँ से मिलता है हमको? कितना कह रहा होगा सबकी बात, महाराज 10वां में पढ़ के आए हैं बहुत बढ़िया से, क्या बोल रहे हैं, कहाँ से ताकत आता है? प्रोटीन उसी में होता है। खाना में अंडा खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, दूध पीते हैं उसमें प्रोटीन होता है। का बच्चा वाला बात कर रहे हैं तो सुन भाई, सुन लो, थोड़ा सा सुनो। देखो हम भी कह रहे हैं कि सही बोला तुम कि हाँ खाना खाते हो, उसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, लिपिड सब कुछ प्रेजेंट रहता है, मानते हैं, ठीक है। उसी का ब्रेक डाउन होना यानी उसका हमारे शरीर में टूटना, ये टूटता कैसे आता? केमिकल्स की सहायता से, एंजाइम्स की सहायता से वो टूटता है। तो एंजाइम्स की सहायता से उसका टूटना और टूट के हमारे बॉडी के टिश्यूज को, क्योंकि तुम लोग पढ़े होगे कि हमारे ग्रुप ऑफ सेल जो हमारे बॉडी के अंदर वेरियस फंक्शन करते हैं उसको टिश्यू कहते हैं। तो हमारे टिश्यूज के अंदर में उसको टूट के हमारे टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसको बोलते हैं लिविंग रिएक्शन। समझे मुन्ना? इसको बोलते हैं लिविंग रिएक्शन। तो जो लिविंग, जिसके अंदर जान प्राण होने के साथ साथ वो बहुत सारा लिविंग रिएक्शन करता हो, तभी उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। समझ में आया? बहुत अच्छा से आ गया। अब आइए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी विच डिसाइड द लिविंग क्राइटेरिया। बड़ा मुसीबत की बात है, काका लिख दे रहा है महाराज, कुछ हो नहीं बुझा रहा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी विच डिसाइड द लिविंग क्राइटेरिया। 2 टाइप का प्रॉपर्टी, 2 टाइप का गुण है जो डिसाइड करेगा कि कौन लिविंग होगा, कौन नॉन लिविंग होगा। अब देखो बात आता है, अब उसका नाम क्या है? तो पहला आता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। क्या आता है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। और दूसरा आता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। दूसरा क्या आता है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब देखो, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है। अभी बोले हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब दोनों के बारे में समझते हैं बहुत बढ़िया से। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होगा? देखो, ये प्रॉपर्टी ऐसा होगा, ठीक है, माने एक होता है ना हम लोग के घर परिवार में होता है ना कि इसके अंदर जो है ना ये गुण है। जैसे मान लो कि कोई आदमी है, सपोज कोई ए है, कोई आदमी ए है, मैन ए मैन बी, मैन बी, ठीक। मैन ए ना, मैन ए मैन बी, यानी आदमी ए और आदमी बी। अब देखो होता क्या है, हमारे घर परिवार के अंदर में इस भैया जी के अंदर में जो प्रॉपर्टी होगा, तो हो सकता है कि बहुत ऐसा प्रॉपर्टी है जो इनके अंदर भी होगा। जैसे मान लो कि अगर हम बोले कि गोरे हैं, तो धरती पे तो एगो भगवान माने एगो बात बोले, ऊपर वाला इन्हीं पे के ऊपर तो मेहरबान नहीं थे कि इनको एकदम गोरा चीटा बना के भेजे हैं। इनको से सुंदर सुंदर लोग कहीं बी वाला इनसे ज्यादा सुंदर हो सकता है ना? तो हो गया कि नहीं? तो एक तरह से मान लो कि जो प्रॉपर्टी इनमें है वो प्रॉपर्टी इसमें भी आ रहा है, गोरा होने का। इनका आंख बुरा है, इनका भी आंख बुरा होगा, हो सकता है। मान लो कि इनका हाइट 5 फीट 7 इंच है, इनको हाइट 5 फीट 7 इंच है, संयोग से ऐसा पाया जाता है बाबू। ऐसा माना जाता है कि एक आदमी का एगो कोनो रिसर्च में हम पढ़े थे, कोनो किसी न्यूज का आर्टिकल था शायद का दो, कि उसमें एक इंसान का 7 गो कि 6 गो हम शकल होता है पूरा दुनिया में। हो सकता है भाई, कौन देखता है, कहीं अमेरिका में कौन घूम रहा होगा, ठीक है ना। 1-2 लाख रुपया हमारे नाम से भेज देता सब तो ठीक रहता है। चलो कोई नहीं, मैंने मैन बी बने, मैन ए में जितना गुण मिल रहा है मैन बी में मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों का एक गुण जो है, ये दोनों में सेम हो गया ना,
तो इसको कैरेक्टरिस्टिक, अब इसका तुम इसका लक्षण थोड़ी बोल देगा। अब गोरा होने किसी का लक्षण हो जाएगा रे? नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, यानी एक सब में कॉमन होता है, किसी एक में नहीं होता। जैसे बात करें अब इस लेवल पे क्या बात करें, तो देखो इस लेवल पे बात करेंगे तो हम बात करेंगे द प्रॉपर्टी दैट प्रेजेंट इन लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ। तो हम लोग अपना तुलना करेंगे तो मान लो ये आदमी ए आदमी बी से किए थे, अगर अब हम तुलना करेंगे तो हमारा डाइवर्सिटी किससे मिलता है? लिविंग और नॉन लिविंग से। दुइये को में बांटा गया है, ऑर्गेनिज्म को दुइये टाइप में बांटा गया है, एगो लिविंग में एगो नॉन लिविंग में। तो लिविंग में या नॉन लिविंग में, तो मान लो कि जो प्रॉपर्टी लिविंग में है तो हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी नॉन लिविंग में भी पाया जाता हो। अब कैसे पाया जाता है हम बता देते हैं। पहला है ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन। यही दो को कैरेक्टरिस्टिक एनसीईआरटी के हिसाब से, देखो ऐसा पढ़ने के लिए बहुत सारा साइड बुक है, बहुत ऐसा बात यहाँ पे बताया जा सकता है या बहुत ऐसा बात फॉलो किया जा सकता है, लेकिन देखो समय कम है हम लोग के पास में, पढ़ना हम लोग को ज़्यादा है, तो जो हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हम लोग वही लेके चलेंगे। हम लोग फालतू का चर्चा ये नहीं करेंगे कि फलाना क्या है चिलाना क्या है। हम लोग जो एग्जाम मतलब जितना एग्जाम मांगता है ना हम लोग उतना ही लेके चलेंगे बाबू, उससे एक्स्ट्रा हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आते हैं अब, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी आता है। पहला क्या आता है? ग्रोथ, और दूसरा क्या आता है? रिप्रोडक्शन। पहला आता है ग्रोथ और दूसरा आता है रिप्रोडक्शन। ग्रोथ का मतलब होता है विकास या वृद्धि, और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन या प्रजनन। चलिए समझते हैं कि जरा ये ग्रोथ को क्यों कहा गया है कि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। काहे? नॉन लिविंग में कैसे आप देख लिए, तुम लोग का क्वेश्चन होगा कि महाराज नॉन लिविंग में कहाँ से ग्रोथ आ गया, आप पगला रहे हैं, नॉन लिविंग में ग्रोथ होता है ग्रोथ होता है। तो रुक भाई, नॉन लिविंग में कैसे ग्रोथ होता है? पहाड़ देखे हो? पहाड़ सपोज करो पूरा का पहाड़, जैसे मान लो दिल्ली उल्ली में कोई रहता है, दिल्ली मतलब हमारे देश की राजधानी में, अगर दिल्ली में रहो, मुंबई में रहो, कलकत्ता में रहो, या माने बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटी में तुम रहो, तो वहाँ पे लोग जो कचरा भी यूज करते हैं ना, तो उस कचरा को भर के सुबह सुबह ले जाया जाता है। एक कचरा का पहाड़ होता है, माने बहुत सारा रिसाइकल मशीन उसमें लगा हुआ है कचरा रोज का रोज साफ करने में, और दिन प्रतिदिन पहाड़ बढ़ते जा रहा है। हम लोग इतना ना यूज कर रहे हो, एगो तो अकेले लड़की सब का जाने का है, इतना कुरकुरा खा जाता है सब, इतना कुरकुरा खा जाता है, इतना प्लास्टिक हो जाता है उसी सबसे। हाँ, तो मान लो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में तो उस वो भी एगो ग्रोथ है ना हुआ। मान लो पहाड़ का विकास हो रहा है, वो भी एगो ग्रोथ है। अब देखो सपोज करो कि एगो मतलब माटी का ढेर है, थोड़ा सा और माटी उस पर मैंने मान लो कि धूल मिट्टी आंधी आया तो खूब धूल मिट्टी आके जमा हो गया, उसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया, फिर अगला बार आंधी आया फिर थोड़ा सा बढ़ गया, उसको तुम ग्रोथ में कंसीडर नहीं करोगे, वो भी ग्रोथ है भाई, वो भी ग्रो कर रहा है, तो क्या उसको लिविंग बोल दोगे? क्या है वो ग्रो कर रहा है तो उसको लिविंग बोल दोगे? नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो इसीलिए कहा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यानी इसका एक कैरेक्टर हो सकता है, इसका एक गुण हो सकता है, लेकिन इसी से हम डिसाइड करेंगे कि ये लिविंग है, ये नहीं हो सकता है, मतलब उसका गुण होगा। अरे ऐसा समझ लो ना, ऐसा समझ लो कि उसका गुण होगा, वो माने वो गुण उसका होगा, हो सकता है कि वो गुण है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो गुण उसी में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वो गुण किसी उसके समान किसी और में भी प्रेजेंट हो सकता है, या उसके भी समान किसी और में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि दोनों में प्रेजेंट होगा, लिविंग और नॉन लिविंग में, उसको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोलेंगे। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। अच्छा अब सब तुम लोग पूछेगा, अच्छा ग्रोथवा का बता दिए, रिप्रोडक्शन से दुश्मनी था, क्या नहीं बता रहे हैं? तो सुन, दुश्मनी नहीं था, बता रहे हैं, सुनो। रिप्रोडक्शन को काहे नहीं रखे हैं? तो देखो रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल तुम लोग के अपना समाज सोसाइटी, अपना घर परिवार में घर परिवार में नहीं, मैंने अपने समाज सोसाइटी में मिल जाएगा। कैसे? हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, या जो कैपेबल नहीं होते हैं बच्चे पैदा करने में, कोई भी डिसऑर्डर हो, या तो हो सकता है कि उनके मतलब मेल या फीमेल के जेनेटिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, इसका कारण जेनेटिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। दूसरा कारण इसका हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम फेलियर भी हो सकता है कि कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो और वेल फंक्शन में परफॉर्म नहीं कर रहा हो, इसके कारण ऐसा हो रहा हो, ये भी हो सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। अच्छा ये भी हो सकता है कि
जो रिप्रोडक्टिव सेल है जिसको मेल के अंदर में स्पर्म और फीमेल के अंदर में ओवम कहते हैं, उसके अंदर कोई डिफेक्ट हो, बहुत सारा डिफेक्ट आता है, डीएनए डिसऑर्डर आ जाता है, उसके बाद उसका प्रोटीन डिसऑर्डर, बहुत सारा डिसऑर्डर है, ये सब हो सकता है। जैसे हमारे बिगड़े हुए लाइफ स्टाइल, अभी तक तो मतलब यही हम कहेंगे कि हमारे बिगड़े हुए लाइफ स्टाइल के कारण बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो हो सकता है इसमें से कोई कारण हो, मतलब उस समाज में बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली में वो किसका सहायता लेते हैं? आईवीएफ का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। वो जब रिप्रोडक्शन चैप्टर में आएंगे क्लास 12 के तो अच्छा से बताएंगे कि इन विट्रो क्या है, इन विवो क्या है, ये सब बताएंगे अच्छा से। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि वो लोग इन विट्रो का सहायता लेते हैं, जिनको हम लोग फर्टाइल कपल कहते हैं। देखो 2 टाइप का होता है, मतलब रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे कि 2 टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, एक होता है फर्टाइल कपल, एक होता है सर्टाइल कपल। सर्टाइल कपल का मतलब, सर्टाइल कपल का मतलब होता है कि जो कपल मतलब ऑर्गेनिज्म को, मतलब अपने समान ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने में एबल नहीं हो, उसको सर्टाइल कपल कहते हैं। और जो अपने समान ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है उसको हम लोग फर्टाइल कपल कहते हैं। इतना बात सबको क्लियर होगा? यानी सिंपल से समझ लो ना, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसको फर्टाइल कपल कहेंगे, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है उसको सर्टाइल कपल कहेंगे। ठीक है, फर्टाइल और सर्टाइल जस्ट इट इज अ अपोजिट वर्ड। ठीक है, इतना क्लियर है? तो मान लो जो सर्टाइल है, सर्टाइल कपल है, तुम उसको लिविंग में नहीं रखोगे यार, गजब हाल है। मैंने उसका बच्चा नहीं हो रहा है तो मैंने वो लिविंग नहीं है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो इसीलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में ये तो कारण है, ये दो खचड़ है सब, इसीलिए तो इसको रखा गया कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में। ठीक है, आओ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है। तो दिस प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट ओनली इन द लिविंग एंड इट इज द स्टैंडर्ड फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बड़ी अच्छा बात है। आई देख भाई, एनसीईआरटी का साफ पॉइंटेड बात है। और दूसरा नंबर बोल दे रहे हैं, एनटीए वाला का इस बार माथा फिरा हुआ है, पहले सुन लो सब। बहुत ज़्यादा मतलब केंद्र से यानी सेंटर से कंट्रोवर्सी हुआ है उसका। ठीक है, एनटीए का बोल लो, एनएमसी का बोल लो, सिलेबस रिड्यूसिंग से लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुआ है भाई। बाइकआउट कह रहे हैं ना इस बार एनटीए, तुम लोग का हालत ना टाइट कर दिए ना तो तुम लोग कहना 22 में पेपर हम लोग देखे थे कि तुम ही लोग पेपर देखेगा। ठीक है, तो तैयार रहो ना पहले से। 23 वाला लोग तो नहीं पढ़ लिया बड़ा बढ़िया से। 23 का पेपर हम देखे, बड़ा अच्छा आया था बायोलॉजी का पेपर, ज़्यादा मतलब उतना घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं था। 22 का पेपर में थोड़ा पैटर्न चेंज किया, थोड़ा क्या बहुत पैटर्न चेंज किया था। समझो कि 24 वाला में भी आसान नहीं होने वाला है। जो भी तैयारी कर रहा है एकदम संभाल के भाई, एकदम संभाल के खेल सकता है एनसीईआरटी, यहाँ पर बढ़िया से खेल सकता है। अगर चाह दे ना तो बहुत अच्छा से खेल सकता है। अब कैसे खेल सकता है? कहेगा कि मेटाबॉलिज्म को आप स्टैंडर्ड फीचर क्यों मानते हैं? ऑप्शन है व्हाई मेटाबॉलिज्म इज द स्टैंडर्ड फीचर ऑफ लिविंग। करेक्टर डिफाइनिंग नहीं देखा, सुन, डिफाइनिंग नहीं देगा, ई शब्द नहीं यूज करेगा, ई शब्द यूज कर लेगा। एनसीईआरटी क्या करता, सॉरी एनटीए क्या करता है? शब्द के साथ खेलता है, वर्ड के साथ खेलता है। जो तुम सुना नहीं होगा ना, एनसीईआरटी पढ़ रहा होगा और उसका मतलब नहीं पता होगा तुमको, उसी के साथ खेल जाएगा। पूछ देगा कि आप मेटाबॉलिज्म को स्टैंडर्ड फीचर क्यों मानते हैं, और 4 गो असर्शन में कर देगा, मेटाबॉलिज्म इज अ स्टैंडर्ड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नीचे लिख देगा बिकॉज ऑल लिविंग रिएक्शंस ओकर ओनली इन ह्यूमन बींग्स, सॉरी ऑल लिविंग रिएक्शन ओकर इन ओनली ऑर्गेनिज्म या ओनली ह्यूमन बींग्स। अगर ओनली ह्यूमन बींग्स देगा तो आंख मूंद के असर्शन को ट्रू कर देना, रीजन को फॉल्स कर देना। अगर दे दिया मेटाबॉलिज्म ऑल लिविंग रिएक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर ऑर्गेनिज्म पूरा ऑर्गेनिज्म को कंसीडर कर लिया तो आंख मूंद के एसेशन और रीजन बोथ आर ट्रू में लगा देना। ठीक है, यहाँ पे इतना बढ़िया से खेल सकता है, बहुत अच्छा से खेलेगा यहाँ पे। तो अगर खिलाड़ी हो गए तुम लोग, समझ जाओगे कि भैया आप डिफाइनिंग कहिए या स्टैंडर्ड कहिए, स्टैंडर्ड फीचर कहिए या डिफाइनिंग फीचर कहिए, बात दोनों का बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ उसी में होगा, दूसरे किसी में नहीं होगा। जैसे मान लो, सपोज करो कि किसी का मैंने पेट पे कुछ किसी तरह टाइप का जेनेटिकल अथी है, इशूज है, वो सिर्फ उसी पे होगा, सामने वाले में, दूसरे में नहीं होगा। यानी ऐसा प्रॉपर्टी जो मैंने उसी बच्चा के अंदर में पाया जाता है। जैसे सामाजिक लेवल पे बात करें तो 2 बच्चा को ले लो, ए और मैन बी ए को ले लो, तो ऐसा प्रॉपर्टी होगा ना कि हाइमैन एवा जो है ना, हाइमैन मिटा दिए बा, कौन मिटा है यादो नहीं, मैन बी, मैन ए मैन बी, चलो इसको भी मार्क कर देते हैं। तो ये ऐसा एगो प्रॉपर्टी होगा है
देखो ऐसा प्रॉपर्टी होगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होता है, या स्टैंडर्ड फीचर ऐसा फीचर होता है जो मैन ए में होगा तो मैन बी में नहीं होगा, जो मैन ए में होगा वो मैन बी में नहीं होगा, और मैन बी में होगा तो मैन ए में नहीं होगा। यानी ये इसी आदमी के अंदर पाया जाएगा, अब वो इसी आदमी के अंदर पाया जाएगा तो अब हम लोग कहेंगे इसको स्टैंडर्ड फीचर या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अभी तो मैन के केस में हो गया, ऑर्गेनिज्म के केस में तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होगा मेरे भाई। अब चलो अब पूछते हैं सवाल तुम लोग से, बताओ तो मेटाबॉलिज्म का तुम लोग के पास कोई सब्स्टिट्यूट है, कोई नॉन लिविंग जो मेटाबॉलिज्म करता हो? कोई नहीं है भाई। सेलुलर रिएक्शन सिर्फ हमारे अंदर हो रहा है भाई, ऑर्गेनिज्म के अंदर। हमारे अंदर बोले तो मतलब 17 से 18 लाख जो स्पेसीज है सबके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन अगर कोई कर रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा है, सेलुलर डाइजेशन कर रहा है, या कंप्लीट मैकेनिज्म कर रहा है, न्यूरल कंट्रोल कर रहा है, या इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेशन कर रहा है, या कार्डियक स्टिमुलेशन कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग कर रहा है भाई। नॉन लिविंग के हृदय को धड़कते हुए तुम नहीं देखोगे, नॉन लिविंग को ब्लड पंप करते हुए आप नहीं देखिएगा, नॉन लिविंग को सांस लेते हुए आप नहीं देखिएगा। सांस लेना भी, सेलुलर रेस्पिरेशन भी एक तरह का लिविंग रिएक्शन है, समझ में आया? आप नॉन लिविंग को प्रोटीन को पचाते हुए नहीं देखिएगा, फैट को पचाते हुए नहीं देखिएगा, ये हम ही लोग करते हैं। बात समझ में आया? तो ये हमारा जो है ना स्टैंडर्ड फीचर है, यानी ये हमारे अंदर ही पाया जाएगा, किसी दूसरे के अंदर में। अब एगो बड़ी बढ़िया बात आता है कॉन्शियसनेस। एक चीज छोड़े, जानबूझ के छोड़े, अब लिखेंगे इसी में एक और आता है, इसी को थोड़ा सा इलोबरेट करते हैं यहीं पे। तो एक आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या आता है? मैनुअल भाग। एक आता है कॉन्शियसनेस, इसमें आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसमें एक और बात लिखते हैं, ह्यूमंस। अब समझते हैं, ये छोड़े थे जानबूझ के। देखो मेटाबॉलिज्म का समझ गए, हम लोग के अंदर होगा, कैसे होगा समझा दिए, अच्छा से समझा दिए। अब कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है हिंदी में चेतना। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, मेरा एक छोटा भाई है, छोटा माने हमसे 2 साल छोटा है, ज़्यादा छोटा नहीं है। मान ले गेट खोला, गेट से आया, मार थप्पड़ हमको खींच के गाल पे। हम एकदम से पूरा लाल गाल देख रहे हैं, गुस्सा में मन कर रहा है मर्डर कर दे उसका। काहे? हमको दर्द हुआ। काहे दर्द हुआ? चेतना है हमारे अंदर में, हमारा ब्रेन काम कर रहा है। तब हम छुई मुई प्लांट देखे हो, छुई मुई लजवंती प्लांट, छुई मुई, उसको छू देते हो तो सिकुड़ जाता है। क्यों होता है? उसके अंदर कॉन्शियसनेस है। यानी वो हमारे एक्सटर्नल, हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल जो सोर्स है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसके रिस्पेक्ट में वो कुछ न कुछ जो है ना अपना एक्शन दे रही है। जैसे ठंड लगता है तो हम लोग सिकुड़ जाते हैं, ठंड लगता है तो कांपने लगते हैं, ज़्यादा गर्मी लगता है तो पंखा चलाओ करने लगते हैं। ठीक है, बरसात आता है तो क्या करते हैं, पानी से हम लोग भींगे नहीं, इसके लिए छाता लगा लेते हैं, रेनकोट पहन लेते हैं। हमारा गांव में तो छाता रेनकोट कौन पूछता है, बोरा ओढ़ के चल देता है सब। ठीक है, हाँ, हम लोग के गांव एरिया है भाई, हम लोग मैंने शहर के थोड़ी हैं। क्या करेगा सब, देखो जब बड़ा मजा आता है उसमें। हम तो नहीं गए हैं भाई संजोग से, क्या कि हम देखो हम ऐसे ही दुबले पतले आदमी है, बारिश में भीग जाएगा, बुखार उखार हो जाएगा, फिर तुम लोग को कौन पढ़ाएगा। देखो लेकिन हमारे गांव में है, बारिश वारिश आता है ना तो लड़का इंतजार करता है सबकी, आनी बह रहा है, खूब आनी बह रहा है। आ जानते हो महीना कौन? मार्च अप्रैल का महीना। आम खूब फरा होगा, सॉरी अप्रैल मई का। आम खूब फरा होगा, एकदम लदालौद भरा होगा आम, पूरा एकदम बड़ा बड़ा आम साइज का आम। अब सोचेगा सब आंधी बह रहा है, मारेगा सब बाजी, समझे, मारेगा सब बाजी मारेगा सब, कहाँ चल जाएगा सब, बोरा ओढ़ लेगा सब अथी में, क्या बोलते हैं, बारिश में बोरा ओढ़ के चल जाएगा सब आम बीनने। तो मैंने एक बात बोले हैं कि बारिश होता है तो हम लोग बोरा ओढ़ते हैं, छाता ओढ़ते हैं, तिरपाल ओढ़ते हैं, चाहे कुछ ओढ़ लो, जो थी मन करे तो चीज ओढ़ लो। किस लिए ओढ़ते हैं? ताकि हमारे बॉडी को पानी से बचाया जा सके। किससे? हम पानी से बचाया जा सके। तो क्या पानी से हमारा स्किन जो है स्टिमुलस कर दे रहा है। ठीक है, या मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म, देखो कुकरे भींग जाएगा, कुकरे को भींगाना दो। अच्छा, एक बड़ा सुंदर बात है, कुकुर को के देह पर पानी डालो, उठ के भाग जाएगा।
कोई भी भैंसी को नहवा लो, गाय को नहवा लो, कुछ सब अपना अपना एक स्टिमुलस, अपना एक रिस्पॉन्स देते हैं। अब तुम लोग कहेगा ए महाराज एक बात बताइए, चलिए मान लीजिए बड़का ऑर्गेनिज्म को बता दिए, छोटका सब कैसे स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देता है। तो एक काम करना है, वो एक्सपेरिमेंट बताते हैं करना, घर में दही ले लेना, कोनो लैब वाला के पास चल जाना, आसपास में जो लैब हो, कहना कि भैया लीजिए 50 रुपया, तनी 10 मिनट के लिए अपना माइक्रोस्कोप दीजिए मैंने आप यूज करने दीजिए। कहेगा ए जाओ ना का फ्री में, हमारे यहाँ तो आना सब मेरे यहाँ फ्री में हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप लेना, उस दही को देखना, दही में देखेगा सब छोटा छोटा कीड़ा चलता हुआ तुम लोग को दिखाई देगा, समझ में आया, छोटा छोटा कीड़ा आज चलता हुआ दिखाई देगा। जैसे लाइट पड़ेगा ना उसके ऊपर सिकुड़ जाएगा, कॉन्टैक्ट कर जाएगा, फिर जैसे लाइट वो खत्म होगा बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो स्टिमुलस वो भी देता है सब। अब सब लोग अपने अपने औकात का, अब पता है कि हाथी है तो हाथी लाइट को देख के थोड़ी भाग जाएगा, गजब बात है। मैंने हाथी के सामने तुम 50 शेर का लाइट बार लो, भागेगा नहीं भागेगा, क्योंकि वो अपने साइज के हिसाब से बड़ा है, तो उसको लाइट से क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन वही छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके लेवल पे वो लाइट भी एक तरह का स्टिमुलाई का काम करता है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलता है, ठीक है। और उसमें भी सेल्फ कॉन्शियसनेस, सोच चेतना वो भी हमारे अंदर है। और इसी के अंदर जो मर जाता है, इसी को मतलब जिसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है, उसी को बोलते हैं ब्रेन डेड ह्यूमन, जिसको कोमा बोलते हैं, ब्रेन डेड या कोमा बोलते हैं। इसी सेल्फ कॉन्शियसनेस के खत्म हो जाने के बाद जब आदमी जाता है तो उसको ब्रेन डेड या कोमा में रखा गया है। अब देखो, अब सुनो, क्लास खत्म होने के बाद में तुम लोग एक काम करना, जितना हम पढ़ाए हैं इसका तुम लोग एक काम करना है तुम लोग को कि इसका एक क्या करना सब कि कंप्लीट एक नोट्स बनाना सब। कंप्लीट नोट्स बनाने का मतलब तुम लोग पेपर में बनाओ, पेज पे कितना बच्चा पेपर में बना के उसको फाइल में लगा के भी पढ़ता है, ये भी अच्छा ट्रिक है। हम मेरे हिसाब से अभी के समय के लिए तो बहुत बढ़िया है, कॉपी में लिखो या कुछ भी करो, लेकिन एक नोट्स में मेंशन कर लेना है। या तो अगर जगह हो एनसीईआरटी नया हो तो अपने एनसीईआरटी पे भी जो ये डायग्रामेटिक व्यू है ना, इस टाइप का डायग्राम बना के मेंशन कर देंगे, जैसे लिविंग दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ रिप्रोडक्शन, उसके बाद डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सेंसस। अब देखो यहाँ एगो बड़ा बात, अच्छा अब इस पे बारी बारी से हम चर्चा करेंगे, ग्रोथ रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सेंसस सब पे अभी ब्रीफ दिए है इसका, अभी बारी बारी से इसका चर्चा करेंगे कि हाँ ग्रोथ में ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ क्या होता है, जिसको इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, इसका क्या मतलब होता है, ग्रोथ का कौन सा ग्रोथ होगा तो उसको हम लोग लिविंग में कंसीडर करेंगे, और कौन सा ग्रोथ होगा तो उसको नॉन लिविंग में कंसीडर करेंगे। रिप्रोडक्शन में बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले बात करेंगे हम अर्नेस्ट मेयर साहब का, जिन्होंने जो है सर्टाइल और फर्टाइल का कंसेप्ट दिया। इसमें बताएंगे कि कैसे अर्नेस्ट मेयर जो थे बहुत बड़े, मतलब बड़े साइंटिस्ट, उनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि अर्नेस्ट मेयर जो है ह्यूमन इवोल्यूशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। ह्यूमन इवोल्यूशन पे वो एक पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 100 साल जिया है, 100 साल का लाइफ स्पैन पूरा किया है, समझ में आया, 100 साल का कंप्लीट लाइफ स्पैन पूरा किया है। और टॉप 100 साइंटिस्ट में उनकी गिनती होती है, टॉप 100 साइंस में भी वो गिने जाते हैं। उसके बाद अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में आगे बात करताएंगे कि उनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी दिया गया है, मतलब बायोलॉजी के 3 सबसे बड़े खिताब, यानी बायोलॉजी के ताज, ट्रिपल क्राउन यानी बायोलॉजी का जो ताज है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी उनको दिया गया है। बाल्सन प्राइज, उसके बाद नेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, उसके बाद एक और प्राइज है नाम, मतलब देखा जाएगा वो, ठीक है। 3 प्राइजेस है जिसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, वो भी। उसके बारे में आगे बात बताएंगे कि कैसे अर्नेस्ट मेयर साहब ने इस कॉन्सेप्ट को एकदम से क्लियर कर दिया और यहाँ पे एकदम से अरस्तु को गलत कर दिया कि कोई आदमी सर्टाइल है तो क्यों है और कोई फर्टाइल है तो क्यों है। अगर मान लो कि कैसे हम पता कर पाएंगे कि देखो अगर बच्चा सर्टाइल है, हाँ बच्चा सर्टाइल है, अगर बच्चा है तो बच्चा के बेसिस पे हम कैसे पता कर पाएंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे उसके माता पिता जो है वो फर्टाइल है या सर्टाइल है। इसके बारे में अर्नेस्ट मेयर साहब का कंप्लीट थ्योरी है, इसके बारे में अच्छा से हम बात करेंगे। उसके बाद इनके इसी इवोल्यूशन के कारण, इवोल्यूशन पे स्टडी के कारण, चूँकि इन्होंने बहुत लंबे टाइम का रिसर्च, यानी समझ सकते हो ना कि लगभग 60 सालों के अराउंड इन्होंने सिर्फ ह्यूमन इवोल्यूशन पे रिसर्च किया है, ठीक है। इसी के कारण इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। अर्नेस्ट मेयर साहब को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन नीट में फ्रेम हो सकता है और इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, अर्नेस्ट मेयर साहब से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए इनको बताना जरूरी है। तो
इसके बारे में जब चर्चा करेंगे ना, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ के बारे में, रिप्रोडक्शन कैसे है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सर्टिलिटी क्या होता है, फर्टिलिटी क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद मेटाबॉलिज्म के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे कि क्यों हम मेटाबॉलिक ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं। उसके बाद कॉन्शियसनेस के बारे में चर्चा करेंगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ब्रेन डेड, कोमा क्या होता है, ये सब के बारे में डिटेल चर्चा होगा। इसमें चिंता नहीं करो। अगले वीडियो में हम लोग, मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में कि ये दो कैरेक्टर्स, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन और प्लस अर्नेस्ट मेयर का कॉन्सेप्ट, ये दोनों चीज़ क्लियर कर दूं। अभी के इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। आप सब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ईश्वर आप सबों को खुशहाल रखे और आप लोग की तैयारी चलती रहे और जल्द से जल्द आप लोग को मेडिकल कॉलेज मिले।